हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए मॉक टेस्ट नंबर 6 फॉर द जनरल अवेयरनेस। अगर आपने इसका प्रीवियस मॉक टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किया है तो आई बटन पे क्लिक करके आप यहाँ पे वीडियो देख के मॉक अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड इस मॉक टेस्ट की जो पीडीएफ है वो आपको अवेलेबल करा दी जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप उसे ज्वाइन कर सकते हो और यहाँ से पीडीएफ जो मॉक टेस्ट की है वो डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का मॉक टेस्ट। सो पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री वॉन द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन हॉकी 5S विमेंस वर्ल्ड कप 2024 जो आपका मस्कट ओमान में हुआ था, ठीक है। तो आप पहले तो जान लेते हैं 5S क्या है। 5S यहाँ पे 5 जनों की टीम है जिसमें 4 तो आपके फील्ड प्लेयर होते हैं और 1 गोलकीपर होता है, ठीक है। तो ये 5 जनों की टीम होती है। अब यहाँ पे इस एडिशन को किसने जीता था विमेंस वर्ल्ड कप को? तो ये जीता था नीदरलैंड ने, विच इज फॉलोड बाय इंडिया, ठीक है। रनर अप कौन था? इंडिया थी। और थर्ड नंबर पे पोलैंड थी। ये चीज क्लियर हुई। नाउ अगर हम मेंस कैटेगरी की बात करें तो अगेन नीदरलैंड ने टॉप किया था और सेकंड नंबर पे मलेशिया था, थर्ड पे आपका ओमान था एंड फिफ्थ नंबर पे इंडिया था, ठीक है। इसके अलावा बाकी अवार्ड्स की बात करें, अगर विमेंस कैटेगरी में विमेंस चैलेंजर ट्रॉफी विनर यूएसए को दिया गया है। रनर अप ऑफ द विमेंस चैलेंजर ट्रॉफी नाम्बिया, ठीक है। बेस्ट गोलकीपर पोलैंड के थे आपके। बेस्ट जूनियर प्लेयर का अवार्ड दिया गया है दीपिका सोरेन को, तो ये ध्यान में रखना है, इंडिया की प्लेयर है। टॉप स्कोरर आपके थे तेरेसा वियाना ऑफ यूग्रे जिन्होंने 19 गोल किए थे। एंड बेस्ट प्लेयर ये दिया गया है नूर दे बदको ऑफ नीदरलैंड, ठीक है। मेंस कैटेगरी की बात करें तो विनर ऑफ द मेंस चैलेंजर ट्रॉफी पाकिस्तान। देन रनर अप ये दिया गया है स्विट्जरलैंड। बेस्ट गोलकीपर ऑफ द नीदरलैंड जोएवेन वेल्स तीजन, ठीक है। बेस्ट जूनियर प्लेयर ये आपके पाकिस्तान के थे। टॉप स्कोरर 23 गोल यहाँ पे किए थे, ये पाकिस्तान के अगेन प्लेयर हैं वहीद अशरफ राना, ठीक है। देन बेस्ट प्लेयर ये बात करें तो ये आपके हैं मलेशिया के, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थानथाई पेरियारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वॉज रिसेंटली इन जहान हैज डिक्लेयर्ड एज डैश वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ तमिलनाडु, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपकी ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर की गई है तमिलनाडु की? तो इट वॉज 18th वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर सी। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा ही पूछ लिया जाएगा कि ये वाइल्ड लाइफ कौन से आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन से स्टेट में लाई करती है, ठीक है। इस टाइप का भी क्वेश्चन बन सकता है ना। अब ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसका एरिया कितना है? इट इज 80,114.80 हेक्टेयर का ये, ठीक है। जो लोकेटेड है आपका बेसिकली तमिलनाडु के आपका सहामंगलम टाइगर रिजर्व एंड द मेल महादेश्वरा WLS एंड कावेरी WLS ऑफ कर्नाटका। तो इनके बीच में ये लोकेशन आपकी लाई करती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है, the PM Narendra Modi has inaugurated the Diamond Jubilee celebration of the Supreme Court of India at the Supreme Court Auditorium in Delhi. The Supreme Court of India was established in the dash, ठीक है। तो इनमें से कौन सी डेट है जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को एस्टैब्लिश किया गया था? तो आंसर आपका हो जाएगा 1950, 28 जनवरी 1950 को जो है आपकी स्थापना की गई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन थे? अभी के तो कौन है आपको पता है, DY चंद्रचूड़, ठीक है। फर्स्ट जो थे इनका नाम है हीरालाल जे कनिया, ठीक है। नाउ अब इस ओकेजन पे PM मोदी जी ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लॉन्च किए थे, जैसे डिजिटल सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट यहाँ पे इन्होंने लॉन्च किया था, जो फ्री एक्सेस प्रोवाइड करता है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में, ठीक है। इसी के साथ डिजिटल कोर्ट 2.0 लॉन्च किया गया था। ये इंश्योर करता है फॉर द अवेलेबिलिटी ऑफ अ कोर्ट रिकॉर्ड्स टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जजमेंट्स इन अ ई फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ठीक है। साथ में ही यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जो है वेबसाइट भी लॉन्च की गई थी, नई वेबसाइट www.sci.gov.in, ठीक है। साथ में ही यहाँ पे एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है कि PM मोदी जी ने अनाउंसमेंट किया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एलोकेट किए हैं 800 करोड़ का यहाँ पे अलॉटमेंट दिया गया है किस चीज के लिए? एक्सपेंशन ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स के लिए, ठीक है। ये ध्यान में रखना है सारी चीजें। Now next is the National Center of Excellence in Carbon Captured and Utilize at Dash has developed a new energy efficient technology for converting carbon dioxide to a carbon monoxide, ठीक है। तो बेसिकली जो नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है इन कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन, जो आप बेसिकली कहाँ पे है, ये है आपका लोकेटेड IIT बॉम्बे में। इन्होंने यहाँ पे डेवलप किया है न्यू एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी जो कन्वर्ट करती है कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है, CO2 को ये किस में कन्वर्ट करती है? कार्बन मोनोऑक्साइड में, CO में, ठीक है। ये ध्यान में रखना है।
अब यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी है बेसिकली ये ट्रांसफॉर्म कर रही है CO को दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड को अंडर द इलेक्ट्रोकैटालिटिक कंडीशन एट अ एम्बिएंट टेम्परेचर जो आपका 25 से 40 डिग्री सेल्सियस है इन अ प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है। Now next है, in February 2024, Amazon has launched its new AI-powered assistant for online shoppers named Dash. तो recently Amazon ने जो है AI-powered assistant अपना launch किया है जिसका नाम है Rufus, ठीक है। क्या नाम है इसका? Rufus. Answer is option number B. Fine. Now next is, which ministry has launched Jal Diwali Water for Women, Women for Water Awareness campaign under Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation, that is Amrit, in partnership with the National Urban Livelihood Mission. तो कौन सी मिनिस्ट्री ने इस कैंपेन को लॉन्च किया था? जल दिवाली वाटर फॉर विमेन, विमेन फॉर वाटर अवेयरनेस कैंपेन। तो इट वॉज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है, जो आपका 7 से लेकर, ठीक है, 7 to 9 नवंबर तक आपका ये चला था, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। इसके अलावा इस कैंपेन के नॉलेज पार्टनर कौन थे? इस कैंपेन के आपके नॉलेज पार्टनर थे ओडिशा अर्बन एकेडमी, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पे एक्सपेक्टेड आउटकम्स भी दिए गए थे विच वॉज विमेन इन अ प्रोग्राम विल लर्न अबाउट दी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स एंड क्वालिटी टेस्टिंग, ठीक है। विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है ये क्रिएट करेंगे सोवेनियर्स टू प्रमोट एक्टिव एंड इन्वॉल्वमेंट इन द वाटर मैनेजमेंट। Next is, program will educate women about the Amrit scheme and water infrastructure impact, and इसके साथ साथ the participants gain the insight into a clean water provision and quality testing. तो ये इसके expected outcomes बताए गए थे, ठीक है। अब next आपका यहाँ पे question है, in January 2024 Karnataka government signed an MOU with Wistron Corporation to set up laptop manufacturing unit near Bangalore. The Wistron Corporation is an electronic manufacturing company of which country? तो कौन सी कंट्री की ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है? तो आंसर आपका हो जाएगा ताइवान, ठीक है। तो कर्नाटक की गवर्नमेंट ने ताइवान की कंपनी के साथ MOU साइन किया है ताकि लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप की जा सके बेंगलुरु में, जो लगभग आपके 3000 यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जो है जनरेट करेगी। इसके साथ साथ जो विस्ट्रॉन कंपनी है ये इन्वेस्ट करेगी 1500 करोड़, ठीक है, इस प्लांट को बनाने में, ठीक है, जिसका जो एक बेसिकली प्लांट है ये सेट किया जाए, ये बेसिकली अपना जो फंक्शनिंग है वो स्टार्ट करेगा आपका जुलाई 2024 में, ठीक है। एंड यहाँ पे लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग जो होगी वो आपकी 2026 से स्टार्ट होगी, ठीक है। अब इसके अलावा यहाँ पे क्या बोला गया है, ओवर 50% ऑफ लैपटॉप जो है ये एक्सपोर्ट किए जाएंगे, ठीक है। एंड द प्लांट विल ऑल्सो प्रोड्यूस इंटरनेट ऑफ थिंग्स कंपोनेंट्स एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल रिलेटेड पार्ट्स, ठीक है। तो ये सब भी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी, ठीक है। सब क्वेश्चन है, which among the following personalities are appointed as a deputy managing directors of a NABARD, ठीक है। NABARD के रिसेंटली डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर जो हैं अपॉइंट किए गए हैं, जिनका नाम है गोवर्धन एस रावत एंड दूसरे आपके हैं डॉक्टर अजय कुमार सूद। तो आंसर क्या हो जाएगा? बोथ A and B आर करेक्ट, फाइन। अब यहाँ पे आपको क्या नोट करना है, जो गोवर्धन एस रावत है, ठीक है, यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हो। गोवर्धन एस रावत जो है ये चीफ जनरल मैनेजर रह चुके हैं NABARD के, ठीक है, महाराष्ट्र रीजनल ऑफिस के पुणे में, फाइन। वहीं पे अगर अजय कुमार सूद की बात करें, ये भी आपके चीफ जनरल मैनेजर रह चुके हैं NABARD के फ्रॉम द हिमाचल प्रदेश रीजन शिमला से, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। नाउ इसके अलावा यहाँ पे आपको पूछा जा सकता है कि NABARD के करंट चेयरमैन कौन है, इनका नाम क्या है? शाहजी, क्या नाम है? शाहजी केवी। हेडक्वार्टर कहाँ है आपका NABARD का? तो NABARD का आपका हेडक्वार्टर जो है ये लोकेटेड है मुंबई में, मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है। और इसे कब स्टैब्लिश किया गया था? तो NABARD को आपका स्टैब्लिश किया गया था 1982 में, तो ये ध्यान में रखना है। वहीं पे आपको टेन्योर पूछा जा सकता है, तो श्री गोवर्धन एस रावत जो है इनका टेन्योर आपका 5 साल का है। वहीं पे जो अजय कुमार सूद हैं इनका टेन्योर आपका 31 अगस्त 2027 तक किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, which among the following countries take exit from the economic community of a West African states, that is ECOWAS। तो इस ये जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन से कौन सी कंट्रीज हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली एग्जिट लिया है? तो आंसर आपका हो जाएगा माली, नाइजर, बुर्कियानो फासो। तो तीनों यहाँ पे जो कंट्रीज हैं इन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन से एग्जिट ले लिया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई, ऑल A, B and C आर करेक्ट, ठीक है। अब जो ECOWAS है ये ऑर्गेनाइजेशन है थ्रू विच द वेस्टर्न अफ्रीकन गवर्नमेंट एनकरेजेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द रीजन, ठीक है।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट बिकेम द इंडियाज फर्स्ट 100% एफडीआई इन अ डिफेंस सेक्टर। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज साब एबी, जो आपकी स्वीडन की कंपनी है। इट बिकम्स द इंडियाज फर्स्ट 100% एफडीआई इन अ डिफेंस सेक्टर। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है। अब जो यहाँ पे एफडीआई प्रपोजल है, इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू है लगभग आपकी 500 करोड़। एंड नाउ अब यहाँ पे जो साब है ये बेसिकली स्टैब्लिश कर सकता है फैसिलिटी, किस चीज की फैसिलिटी? फॉर मैन्युफैक्चरिंग दी कार्ल गस्टफ M4 रॉकेट लॉन्चर इन इंडिया। अब यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हो, ये आपका है, ठीक है, कार्ल गस्टफ M4 रॉकेट लॉन्चर। ठीक है, इसको, इसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी यहाँ पे इंडिया में सेटअप की जा सकती है बाय दी साब एबी। ये ध्यान में रखना है। अब साब एबी जो है, इसके आपके सीईओ कौन है? इनका नाम है मिशेल जॉनसन एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है? इट इज इन दी स्टॉकहोम, स्वीडन। ठीक है, अब यहीं पे अगर हम बात करें एफडीआई की, डिफेंस सेक्टर में जो एफडीआई है, इसे जो है 2001 में, अप्रैल 2001 में इसको जो है अलाउ यहाँ पे किया गया था। और इनिशियली 26% जो है एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है अलाउ किया गया था। ठीक है, फिर 2014 में यहाँ पे चेंज किया गया और इसे बढ़ाकर 49% कर दिया गया था। ठीक है, फिर 2016 में इन्होंने क्या बोला कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो इसे 100% भी कर सकती है। मतलब अगर गवर्नमेंट का अप्रूवल हुआ तो एफडीआई जो है वो 100% तक भी हो सकता है। ठीक है, ये चेंज यहाँ पे किया गया था। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे नोट करना है कि 2020 में, ठीक है, 2020 में जो आपका ये एफडीआई है, इसे 49 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया था? इट इज 74%। ठीक है, कितना कर दिया गया? 74% इसे कर दिया गया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जो ऑटोमेटेड था वो 74 कर दिया गया था, बाकी अगर गवर्नमेंट की अप्रूवल हो तो 100% भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा वाला कॉन्सेप्ट था। तो ये सारी चीजें क्लियर होंगी आई होप आपको। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द फ्रेंच प्रेसिडेंट एमेन्युअल मैक्रोन विजिट टू इंडिया। तो आप सभी को पता है जो 75th रिपब्लिक डे हमने मनाया था, उसमें चीफ गेस्ट कौन थे? आपके फ्रेंच प्रेसिडेंट थे। ठीक है, तो इनका यहाँ पे 2 दिन का विजिट था, उसी में इन्होंने बहुत सारे MOU साइन की है, अनाउंसमेंट की है, तो वो सब अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट यहाँ पे क्या कह रहा है? ड्यूरिंग द विजिट French President Emmanuel Macron and PM Narendra Modi adopted the roadmap for defense industrial partnership for collaboration in co-design, co-development and co-production of a military hardware and space corporation। ठीक है, यहाँ पे ये चीज नोट करना है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी जा रही है। फाइन, तो सेकंड स्टेटमेंट क्या है? जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है इंडिया की एंड मिनिस्ट्री फॉर आर्म फोर्सेस फ्रेंच रिपब्लिक साइन अ लेटर ऑफ इंटेंट, इन दोनों के बीच में लेटर ऑफ इंटेंट साइन हुआ है ऑन अ डिफेंस स्पेस पार्टनरशिप। थर्ड स्टेटमेंट है framework arrangement on a corporation concerning funding of a research projects between Department of Science and Technology and Agency National de la Recherche from the French Republic was also signed during his visit। तो यहाँ पे फ्रेमवर्क अग्रीमेंट भी यहाँ पे साइन किया गया है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है जो इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर हेल्थ एंड सॉलिडेरिटी ऑफ अ फ्रेंच रिपब्लिक साइन डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट ऑन अ कॉर्पोरेशन इन द फील्ड ऑफ हेल्थ एंड मेडिसिन। ठीक है, लास्ट पॉइंट क्या है? जो इंडिया की एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड है एंड फ्रांस की जो एरियन स्पेस SAS है, इन दोनों ने मिलकर स्पेस सेक्टर के लिए MOU साइन किया है। ठीक है, तो हमें बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो आंसर आपका है यहाँ पे ऑप्शन नंबर E। ठीक है, जो इंडिया की न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है, इस कंपनी ने यहाँ पे MOU साइन किया है स्पेस सेक्टर के लिए। ठीक है, नाउ अब की पॉइंट्स देख लेते हैं। यहाँ पे जो विजिट थी इनकी, जो टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड है, इन्होंने फ्रांस की जो आपकी कंपनी है एयरबस हेलीकॉप्टर्स, इसके साथ MOU साइन किया है सेटअप करने के लिए फाइनल असेंबली लाइन फॉर अ H125 हेलीकॉप्टर्स इन इंडिया। ठीक है, अब ये जो ऑपरेशन है बेसिकली ये जो फाइनल असेंबली लाइन की बात की जा रही है, ये आपका एक्सपेक्टेड है कि ये स्टार्ट हो जाएगा बाय 2026। ठीक है, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे है इंडियाज मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन एंड फ्रांस की जो मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक सेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन एंड सिविल सर्विस है, इन दोनों ने मिलकर यहाँ पे लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के लिए। ठीक है, अब इंडिया और फ्रांस के बीच में एक जो अग्रीमेंट है वो भी रिन्यू यहाँ पे किया गया है बिटवीन द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ इकोलॉजी ट्रांजिशन एंड टेरिटोरियल कोहेजन, जो फ्रांस की आपकी मिनिस्ट्री है, ऑन कॉर्पोरेशन इन द फील्ड ऑफ सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट। ठीक है, किस चीज के लिए? सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे जो है इन्होंने इस अग्रीमेंट को साइन किया है, रिन्यू किया है इसे। ठीक है, अब ऐसे ही इंडिया और फ्रांस ने यहाँ पे कमिट किया है
to strengthen the cooperation in the Southwest Indian Ocean, building on a joint surveillance mission conducted from French territory of La Réunion in 2020 and 2022. ठीक है, इसके अलावा जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं इन्होंने विजिट किया था जयपुर का आपका राजस्थान का शीश महल और दीवाने आम। ठीक है, इनका जयपुर में आपका विजिट था राजस्थान में, जहाँ पे इन्होंने इन जगहों पे विजिट किया था। इसके साथ साथ पीएम मोदी जी ने जो अयोध्या का राम मंदिर है उसका रेप्लिका भी इनको जो है गिफ्ट में दिया था। ठीक है, अब इसके साथ साथ यहाँ पे जो अनाउंसमेंट की गई है इंडिया और फ्रांस की तरफ से वो देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे इंडिया और फ्रांस से अनाउंसमेंट की है टू सेट अप अ सोलर अकेडमी इन अ स्नीगल अंडर द स्टार सी प्रोग्राम ऑफ अ इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA का। ठीक है, इसके अलावा जो आपका सैफरन इंडिया शक्ति जेट इंजन डील है, ठीक है, अंडर द प्रपोज्ड दिस सैफरन इंडिया शक्ति जेट इंजन डील, फ्रांस बेस्ड सैफरन कंपनी जो है ये ट्रांसफर करेगी 100% ऑफ टेक्नोलॉजी अक्रॉस डिजाइन, डेवलपमेंट, सर्टिफिकेशन एंड प्रोडक्शन फेजेस ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट है, यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, ये इंट्रोड्यूस करेंगे यंग प्रोफेशनल स्कीम अंडर द माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप अग्रीमेंट विच इनेबल्स, ये क्या इनेबल करेगा, एक्सचेंज इंडिविजुअल्स एज 18 to 35 ईयर्स एंड यहाँ पे जो वीजा वैलिडिटी है ये भी एक्सटेंड की जाएगी 5 ईयर्स तक फॉर Schengen visas for Indian students studying master degrees in the France। ठीक है, नेक्स्ट है ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ अ UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस एट अ एलिफ टावर पेरिस फ्रांस, ये भी अनाउंसमेंट किया गया है कि वहां पे इसे ऑपरेशनलाइज किया जाएगा। साथ में ही सेटिंग अप ऑफ इंडियाज कंसुलेट इन मर्सिलीज एंड फ्रेंच ब्यूरो दी फ्रांस इन हैदराबाद, तो ये भी यहाँ पे सेटअप किया जाएगा इंडिया में हैदराबाद में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, जो INSPACe है, इन्होंने यहाँ पे अनवील किया है सीड फंड स्कीम टू ऑफर फाइनेंशियल असिस्टेंट ऑफ रुपीज अप टू डैश एज फॉर द स्टार्टअप यूजिंग स्पेस टेक्नोलॉजी। तो इनमें से यहाँ पे जो INSPACe है, INSPACe ने यहाँ पे जो है फाइनेंशियल असिस्टेंट यहाँ पे एक स्कीम बेसिकली लॉन्च की है जो फाइनेंशियल असिस्टेंट यहाँ पे प्रोवाइड करेगी अप टू ₹1 करोड़ ईच टू दी स्टार्टअप जो स्पेस टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड किया जा रहा है INSPACe के थ्रू। अब यहाँ पे इसका मेन एम क्या है, मेन एम है कि जो स्पेस टेक्नोलॉजी है इसको प्रमोट करना और मेंटरशिप सपोर्ट यहाँ पे प्रोवाइड करना। ठीक है, जो स्टार्टअप्स हमारे हैं उनको। फाइन, इसके अलावा यहाँ पे आपको नोट करना है जो स्कीम है इसे लॉन्च किया गया है इन कोलैबोरेशन विद इसरोज नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर NRSC टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू द कंपनीज दैट लेवरेज स्पेस टेक्नोलॉजी फॉर अ सोसाइटल बेनिफिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द ऑल इंडिया सर्वे ऑन अ हायर एजुकेशन 2021-2022 released by the Department of Higher Education under the Ministry of Education, the gross enrollment ratio, which is a number of students enrolled in a higher education as a percentage of individuals जिनकी एज 18 से 23 साल के बीच में है। ठीक है, नाउ यहाँ पे इस सर्वे में बोला गया है कि जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है हायर एजुकेशन का फॉर द एज ग्रुप 18 to 23 ईयर्स, ये इंक्रीज हुआ है 21-22 में। ठीक है, कितना इंक्रीज हुआ है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 28.4% ये इंक्रीज हुआ है और इससे पहले ईयर में 27.3 इसका डेटा था 2020-21 का। ठीक है, अब इस सर्वे से रिलेटेड जो आपके की पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट आपका है जो ये सर्वे है, इस सर्वे में रजिस्टर किए गए थे यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस एंड स्टैंडर्ड अलोन इंस्टीट्यूशन। कितने इंस्टीट्यूशंस को यहाँ पे जो है रजिस्टर किया गया था इस सर्वे में, 1168 यूनिवर्सिटी। ठीक है, 45,473 कॉलेजेस, 12,002 स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशन, जिसमें से 1,162 यूनिवर्सिटीज ने रिस्पॉन्ड किया है, 42,825 कॉलेजेस ने एंड 10,576 स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशंस द्वारा यहाँ पे रिस्पॉन्ड किया गया था इस सर्वे के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है टोटल स्टूडेंट एनरोलमेंट जो हायर एजुकेशन में देखने को मिले हैं हमें, ये इस बार बड़ा है। कितना बड़ा है, इट इज अराउंड 4.33 करोड़। ठीक है, 2020-21 में ये आपका 4.14 करोड़ था। ठीक है, फीमेल एनरोलमेंट भी यहाँ भी हमें जो है इंक्रीज देखने को मिला है 2021-22 में विच इज 2.07 करोड़। अब यहाँ पे अगर हम शेड्यूल कास्ट की बात करें तो यहाँ पे भी इनके जो स्टूडेंट्स हैं शेड्यूल कास्ट के वो भी यहाँ पे बड़े हैं, 66.23 लाख्स यहाँ पे हमें जो है डेटा देखने को मिला है। ठीक है, फिर जेंडर पैरिटी इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पे बेसिकली ये आपका रेशियो होता है फीमेल ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। ठीक है, एंड मेल का विच इज 1.01। ठीक है,
देन टोटल नंबर ऑफ फैकल्टीज या टीचर्स जो 2021-22 में यहाँ पे देखने को मिले हैं वो आपके हैं 15.98 लाख। ठीक है, इसके अलावा नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज जो 2021-22 में इंक्रीज हुई हैं विच इज 1168 2021-22 में। ठीक है, इसमें से 17 यूनिवर्सिटीज सिर्फ विमेंस के लिए ही यहाँ पे ओपन हुई हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं जो आपके स्टेट से रिलेटेड डेटा है, जैसे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज जिसमें हाईएस्ट ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो देखने को मिला है हमें। चंडीगढ़ सबसे पहला आपका नंबर आ जाता है, फिर पुडुचेरी, दिल्ली, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, केरला एंड तेलंगाना। ठीक है, ऐसे ही लार्जेस्ट स्टेट्स की कैटेगरी में, ठीक है, तमिलनाडु ने यहाँ पे टॉप किया है इन टर्म्स ऑफ हाईएस्ट ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। ठीक है, इन अ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे लोएस्ट जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो देखने को मिला है स्टेट्स यहाँ पे आ जाते हैं आपके असम, बिहार, झारखंड। ठीक है, और लक्षद्वीप आपका जो है यहाँ पे सबसे कम जो है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो देखने को मिला है क्योंकि यहाँ पे कोई हायर इंस्टीट्यूशंस नहीं है। ठीक है, इसके अलावा टॉप 10 स्टेट्स जहाँ पे हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉलेजेस हमें देखने को मिले हैं, इस पे सबसे पहला नंबर जहाँ सबसे ज़्यादा कॉलेजेस हाईएस्ट देखने को मिले हैं वो है आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, which is followed by महाराष्ट्र, कर्नाटका, राजस्थान, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना एंड योर वेस्ट बंगाल। ठीक है, ऐसे ही अगर डिस्ट्रिक्ट की कैटेगरी में बात करें तो बेंगलुरु सबसे टॉप नंबर पे है जहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलेजेस जो हैं वो आपको देखने को मिले हैं हमें। और स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज की बात करें जहाँ पे हाईएस्ट कॉलेज डेंसिटी देखी गई है विच इज नंबर ऑफ कॉलेजेस पर लाख पॉपुलेशन, ये भी आपके कर्नाटका में देखी गई है, फॉलोड बाय तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश एंड पुडुचेरी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एज पर द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट 2023 हाउ मेनी पीपल अक्रॉस द ग्लोब वर न्यूली डायग्नोस्ड विद द ट्यूबरक्लोसिस इन 2022। सो 2022 में कितने लोगों को जो है डायग्नोस हुआ था ट्यूबरक्लोसिस एज पर दिस रिपोर्ट? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे 7.5 मिलियन पीपल ऐसे थे जिन्हें दुनिया भर में जो है टीबी डायग्नोस हुआ था 2022 में एज पर दिस रिपोर्ट। फाइन, अब यहाँ पे आपको नोट करना है ये अभी तक का हाईएस्ट रिकॉर्ड है। ठीक है, 1995 से अभी तक जो रिकॉर्ड किया गया है यहाँ पे डेटा, उसका ये हाईएस्ट यहाँ पे देखा गया है परसेंटेज। फाइन, इसके अलावा इस रिपोर्ट में और क्या चीज़ हाईलाइट हुई थी, जैसे इंडिया, इंडोनेशिया एंड फिलीपींस are responsible for over 60% of a global decline in a new TB cases in 2020-2021। 2021 और 2020 में सबसे कम यहाँ पे जो है नए टीबी केसेस जो है देखने को मिले हैं इंडिया, इंडोनेशिया एंड फिलीपींस में, लगभग 60% की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, वहीं पे मोस्ट पीपल हु डेवलप टीबी फॉर द WHO's रीजन ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया, जहाँ पे 46% जो है आपका यहाँ पे टीबी केसेस आए हैं। वहीं पे अफ्रीका की बात करें तो 23% एंड वेस्टर्न पैसिफिक में 18%। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज़ मेंशन की गई थी दैट इज टीबी रिलेटेड डेथ्स जो है वो भी डिक्रीज हुई हैं 19% से 2015 से 2022 के बीच में, विच इज फॉलिंग शॉर्ट ऑफ द WHO 75% रिडक्शन गोल बाय द 2025। इसके अलावा यहाँ पे ये भी कहा गया था कि जो वैसे तो 2022 में प्रोग्रेस तो काफ़ी हुई है बट स्टिल जो 2018 का टारगेट था वो हम अचीव नहीं कर पाए क्योंकि पेंडेमिक में आ गया था बीच में। ठीक है, सो अभी जो है नए टारगेट यहाँ पे सेट किए गए हैं। द 2023 यूनाइटेड नेशन हाई लेवल मीटिंग ऑन टीबी रीअफर्म 2018 कमिटमेंट्स एंड सेट अ न्यू गोल्स फॉर 2023-2027 इंक्लूडिंग 90% कवरेज ऑफ टीबी प्रिवेंशन एंड केयर, रैपिड टीबी टेस्ट, comprehensive benefits for patients, a safe new TB vaccine and closing funding gaps by 2027। तो यहाँ पे जो है पुराने गोल प्लस नए गोल्स ये सारे ही मेंशन किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द इंडियन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क टॉप मास्टर्स ऑफ अ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कॉलेजेस इन इंडिया 2024 व्हिच इंस्टीट्यूशन हैज टॉप्ड अमंग द टॉप गवर्नमेंट MBA कॉलेजेस इन इंडिया। तो सबसे पहले बात करेंगे इस रैंकिंग की। जो ये रैंकिंग है यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूशनल जो होते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट्स या कॉलेजेस जो होते हैं, यूनिवर्सिटीज जो होती है, उनको यहाँ पे रैंकिंग दी जाती है। ठीक है, अब इसमें भी यहाँ पे बात की जा रही है MBA कॉलेजेस की।
अब यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज होती है, जैसे प्राइवेट आपके प्राइवेट कॉलेजेस हो गए या इंस्टीट्यूशंस हो गए या गवर्नमेंट कॉलेजेस या इंस्टीट्यूट्स हो गए, ठीक है। तो क्वेश्चन में पहले बात की जा रही है आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस की। तो इस लिस्ट में टॉप किया है आपका IIM अहमदाबाद गुजरात ने, ठीक है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। सेकेंड नंबर पे था फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। थर्ड पे IIM कलकत्ता, ठीक है। फोर्थ पे था IIM बैंगलोर। फिफ्थ पे आपका है IIM कोझिकोड। तो टॉप 5 आपकी जो कॉलेजेस हैं इन गवर्नमेंट MBA कॉलेजेस की लिस्ट में, तो ये आपके टॉप 5 थे, ठीक है। अब यहाँ पे इसके बाद हम डिस्कस करेंगे बाकी जो आपके कैटेगरी हैं उसको, ठीक है। उससे पहले एक चीज यहाँ पे देख लेते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क जो है, इट इज प्रेजेंटेड बाय द एजुकेशन पोस्ट, a non-governmental organization that ranks various institutions on the periodic basis। और जो रैंकिंग है ये कंडक्ट कौन करता है, ये कंडक्ट की गई थी आपकी अहमदाबाद बेस्ड मैकन कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड, जो नॉलेज पार्टनर है आपका IIRF इंडियन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क का, ठीक है, अंडर द मेंटरशिप ऑफ द फेडरेशन फॉर वर्ल्ड एकेडमिक्स, ठीक है, FWA के मेंटरशिप में ये यहाँ पे रैंकिंग्स कंडक्ट की गई थी, ठीक है। नाउ अब बात करेंगे प्राइवेट MBA कॉलेजेस की। तो टॉप 5 आपके कॉलेजेस कौन कौन से हैं? एक्सेवियर लेबर रिलेशन इंस्टीट्यूट जमशेदपुर, ठीक है, इन दी झारखंड। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ गुड़गांव, देन SP जैन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च मुंबई। फोर्थ पे आ जाता है आपका सिम्बोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट पुणे, एंड फिफ्थ नंबर पे है सिम्बोसिस सेंटर फॉर मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट पुणे, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट कैटेगरी है टॉप 50 बिजनेस स्कूल्स अंडर द यूनिवर्सिटी प्रोग्राम। इसमें सिम्बोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट पहले नंबर पे है, देन पुणे का एक्सेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, XIM यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर उड़ीसा, ठीक है, थर्ड नंबर पे। ऐसे ही टॉप 50 स्कूल ऑफ एमिनेंस ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी, इसमें एक्सेवियर लेबर रिलेशन इंस्टीट्यूट जो आपका जमशेदपुर झारखंड में है, मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ गुरुग्राम, देन SP जैन इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट एंड रिसर्च ऑफ मुंबई। ये आपके टॉप 3 आपके कॉलेजेस हैं। देन टॉप 50 बिजनेस स्कूल्स फॉर रिसर्च, इसमें XLRI जमशेदपुर, देन राजागिरी सेंटर फॉर बिजनेस स्टडीज कोची एंड MDI, ठीक है, मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट जो आपका गुड़गांव में है, ठीक है। देन टॉप 20 इमर्जिंग बिजनेस स्कूल्स जो हैं, इसमें आपका पहला नंबर आ जाता है विजय पाटिल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट नवी मुंबई, देन पुणे बिजनेस स्कूल, एंड लास्ट आपका है GNIOT इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज ग्रेटर नोएडा। तो ये आपके डिफरेंट कैटेगरीज में डिफरेंट जो कॉलेजेस थे उनकी रैंकिंग यहाँ पे बताई गई थी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज PM नरेंद्र मोदी अनाउंस द एक्सटेंशन ऑफ अ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना फॉर हाउ मेनी ईयर्स। तो जो ये आपकी स्कीम है, ठीक है, इस स्कीम को बेसिकली जो ये स्कीम है इसका एंड आपका होना था दिसंबर 2023, मतलब नेक्स्ट मंथ इसका जो है टेन्योर खत्म होना था, ठीक है। बट इसे अभी रिसेंटली जो है एक्सटेंड कर दिया गया है 5 सालों के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 2028 तक ये आपकी जो स्कीम है ये एक्सटेंड कर दी गई है, ठीक है। इसके अलावा जो ये स्कीम है ये कब लॉन्च की गई थी? 2020 में से लॉन्च किया गया था ड्यूरिंग दी कोविड-19 पेंडेमिक, ठीक है। और इसे ऑपरेट कौन सी डिपार्टमेंट करती है? तो डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन इसे ऑपरेट करती है, विच कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इसके अलावा ये जो स्कीम है इसका मेन काम क्या है? इस स्कीम के तहत 5 kg फूड ग्रेन पर पर्सन पर मंथ जो है दिया जाता है पर्सन को फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि उसका गुजारा आसानी से हो सके, ठीक है, उसे कोई दिक्कत ना है। फाइन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडल वर रिसेंटली इन फरवरी मर्ज्ड विद द यूनियन होम मिनिस्टर स्पेशल ऑपरेशन मेडल इंस्टीट्यूटेड इन अ न्यू मेडल, जिसका नाम रखा गया है केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो रिसेंटली यहाँ पे 4 जो मेडल थे वो कंबाइन करके आपके एक मेडल बना दिया गया है केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक, ठीक है। तो एक हमने मेडल तो पढ़ लिया है, स्पेशल ऑपरेशन मेडल। दूसरा आपका है मेडल ऑफ एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन। तीसरा है असाधारण असूचना कौशलता पदक, एंड थर्ड आपका है अवार्ड फॉर द मेरिटोरियस सर्विसेज इन फॉरेंसिक साइंस। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई, ऑल A, B and C आर करेक्ट, ठीक है। ये चारों अवार्ड को मिला के ये एक अवार्ड बना दिया गया है, ठीक है। अब ये जो अवार्ड है केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक, ये अब किन को दिया जाएगा? मेंबर्स ऑफ द पुलिस फोर्सेस, सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटेलिजेंस, विंग्स, ब्रांच, स्पेशल ब्रांचेस ऑफ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल आर्म फोर्सेस, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, असम राइफल्स एंड फॉरेंसिक साइंस, सेंट्रल, स्टेट या यूनियन टेरिटरीज जिसके भी हो, ठीक है।
अब इन सभी लोगों को, इनमें जो आपके पर्सन्स हैं उनको ये अवार्ड दिया जा सकता है, ठीक है। इनके जब ये ऑपरेशन, बेसिकली जब ये एक्सीलेंस या बोल सकते हो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे ऑपरेशंस में, जैसे आपके काउंटर टेररिज्म हो गया, ठीक है, बॉर्डर एक्शन, आर्म्स कंट्रोल, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, तो इन सब चीज़ों के लिए, ठीक है, इसमें अच्छे ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए इनको अवार्ड दिया जाएगा। इसके अलावा जो आपके पर्सनल्स हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के, CBIC के, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है, उनको भी अवार्ड दिया जा सकता है, ठीक है। अंडर द एरियाज प्रिवेंशन ऑफ नार्कोटिक स्मगलिंग, आउटस्टैंडिंग सर्विसेज इन द इन्वेस्टिगेशन, एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस, इन सब चीज़ों के लिए ये भी अवार्ड दिया जा सकता है। किसको? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स को, ठीक है। नाउ अब इस अवार्ड के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। 4 मेडल्स को मिला के जो अवार्ड बनाया गया है, ठीक है, इस टाइप का यहाँ पे ये मेडल दिया जाएगा। ये रिबन है आपका, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे ये जो मेडल रहेगा ये आपका 38 mm का रहेगा, ठीक है, थिकनेस 3 mm की रहेगी, और इसे बनाया जाएगा सिल्वर गोल्ड थ्रेड से, ठीक है। रिबन की बात करें तो इसमें आपको ब्लू कलर और रेड कलर का रिबन देखने को मिलेगा, ठीक है। अब जो फ्रंट आपका रहेगा मेडल का, ये आपका है फ्रंट एंड, ठीक है। फ्रंट में आपका फेस लगाया गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जय भारत लिखा गया है हिंदी में। अगर आप ऊपर देखें तो राष्ट्र प्रहरी, और नीचे आपका लिखा गया है सेंटिनल ऑफ द नेशन। ऐसे ही बैक साइड की बात करें तो यहाँ पे आपको अशोक चक्र दिख जाएगा, ठीक है। फिर सत्य सेवा सुरक्षा, इसके अलावा यहाँ पे केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक, ठीक है। ऐसे ही इंग्लिश में यहाँ पे केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक आपको मिल जाएगा, ठीक है। साथ में ही ये आपको यहाँ पे स्टार्स मिल जाएंगे। तो इसके डिटेलिंग भी कभी कभी पूछ ली जाती है, तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। Now next is, as per the consultation paper released by the SEBI, dash crore out of 13.6 crore demat accounts are without nomination. तो यहाँ पे कंसल्टेशन पेपर रिसेंटली रिलीज किया था सेबी ने। तो सेबी ने यहाँ पे क्या बताया कि अराउंड 9.8 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनका नॉमिनेशन यहाँ पे, मतलब जिनका डीमेट अकाउंट जो है वो विदाउट नॉमिनेशन चल रहा है, ठीक है। इसके लिए इवन सेबी ने जो है गाइडलाइंस जो है, सॉरी डेडलाइन जो है वो एक्सटेंड की है कि आप जल्दी से जल्दी अपना जो नॉमिनी है या जो बेनिफिशियरी है उसको ऐड करें, ठीक है। तो इनिशियली जो आपकी डेट फिक्स की गई थी वो थी 31 मार्च, ठीक है। फिर इसको फर्दर एक्सटेंड किया गया सितंबर तक, 30 सितंबर तक। फिर इसे 31 दिसंबर किया गया था 2023, ठीक है। अब इसकी डेट आपकी 30 जून 2024 कर दी गई है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, which among the following ministry has released the guidelines of the scheme of pilot project on the use of a green hydrogen in a shipping sector under the National Green Hydrogen Mission? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इट वॉज रिलीज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर सी। अब जो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, इसके अंडर जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है, इट विल अंडरटेक द प्रोजेक्ट, पायलट प्रोजेक्ट ये देखेगी इन अ शिपिंग सेक्टर, ठीक है। और यहाँ पे रिप्लेस किया जाएगा फॉसिल फ्यूल्स को विद द फॉसिल फ्यूल बेस्ड फीडस्टॉक विद द ग्रीन हाइड्रोजन एंड इट्स डेरिवेटिव, ठीक है। तो बेसिकली जहाँ पे फॉसिल फ्यूल यूज हो रहा है उसकी जगह ग्रीन हाइड्रोजन यहाँ पे यूज की जाएगी, फाइन। नाउ इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है? इसके लिए इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज एंड द स्कीम इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, फाइन। अब यहाँ पे बजट जो दिया गया है 2025-26 के लिए, ये दिया गया है आपका 115 करोड़ का, ठीक है। इसमें अब 2 कंपोनेंट आपके आ जाते हैं, जैसे रेट्रोफिटिंग, जो एग्जिस्टिंग शिप्स होंगे उसमें यहाँ पे बेसिकली फंक्शंस ऐड कर दिया जाएगा ऑन द ग्रीन हाइड्रोजन एंड इट्स डेरिवेटिव, ठीक है। नाउ अब जो नए शिप्स होंगे उसमें डेवलप किया जाएगा बंकरिंग एंड रीफ्यूलिंग फैसिलिटीज इन अ पोर्ट्स ऑन द इंटरनेशनल शिपिंग लेन्स फॉर अ फ्यूल बेस्ड ऑन द ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक है। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने यहाँ पे गाइडेंस रिलीज की थी, किसके लिए? अभी हमने पढ़ा शिपिंग सेक्टर के लिए, ठीक है। अभी यहाँ पे बात करेंगे हम स्टील सेक्टर की। अब इसके लिए बजट कितना दिया गया है? टोटल जो आपका बजट है वो इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए दिया गया है फाइनेंशियल ईयर 2029-30 के लिए 455 करोड़ का, ठीक है। इसमें मेन एरियाज जो आपके रहेंगे, यूज ऑफ हाइड्रोजन इन अ डायरेक्ट रिड्यूस आयरन मेकिंग प्रोसेस, सेकेंड आ जाता है यूज ऑफ हाइड्रोजन in a blast furnace, and third is substitution of a fossil fuels with a green hydrogen in a granular manner, ठीक है। नाउ इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी इसमें कौन सी रहेगी? मिनिस्ट्री ऑफ स्टील एंड SIA, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे क्या बोला गया है,
कि जो अपकमिंग स्टील प्लांट्स होंगे दे शुड हैव अ कैपेसिटी टू ऑपरेट विद अ ग्रीन हाइड्रोजन। मतलब अब ये चीज़ यहाँ पे जो नए बनेंगे, जो आपके नए ऑपरेटिंग प्लांट्स होंगे अपकमिंग प्लांट्स, उसमें हम ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी का यूज़ करेंगे, ठीक है। एंड इंश्योर करेंगे दैट द प्लांट्स कुड पार्टिसिपेट इन अ लो कार्बन स्टील मार्केटिंग, जिसकी उससे लो जो बेसिकली जो कार्बन रिलीज होता है ना, ठीक है, वो कम हो, ठीक है। Now, the scheme also considered the greenfield projects aiming at a 100% green steel. ठीक है? Now, next is which state has inaugurated the 4th National Chilika Bird Festival, which was observed from 27th to 29 January 2024 to showcase the aviation biodiversity of a Chilika lake in the state. तो कौन से स्टेट ने इसे आपका इनॉग्रेट किया है 4th नेशनल चिलिका बर्ड फेस्टिवल? तो आप सभी को याद होगा कि चिलिका जो लेक है वो कहाँ पे लोकेटेड है, वो उड़ीसा में लोकेटेड है। तो चिलिका बर्ड फेस्टिवल भी आपका कहाँ मनाया गया होगा? उड़ीसा में, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अब ये जो फेस्टिवल है ये ऑर्गेनाइज किसने किया था? उड़ीसा स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड चिलिका डेवलपमेंट अथॉरिटी ने, और ये फेस्टिवल आपका 2018 से सेलिब्रेट किया जा रहा है, ठीक है। Now next is according to the Insurance Regulatory and Development Authority of India Annual Report 2022-2023, the overall insurance penetration in India reduced from 4.2% in 2021-2022 to -% in 2022-2023। तो यहाँ पे इनके अकॉर्डिंग IRDAI की जो एनुअल रिपोर्ट है इसके अकॉर्डिंग जो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है इंडिया में ये कितना % जो है यहाँ पे हो गया है 2022-23 में, तो इट इज़ 4%, ठीक है। पहले आपका 4.2% था, अब ये डिक्रीज होके जो है 4% रह गया है, ठीक है। नाउ इसके अलावा बाकी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। जैसे लाइफ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन यहाँ पे देखा गया है 2022-23 में इट इज़ 3%। अगेन यहाँ पे जो है हमें डिक्रीज देखने को मिला है परसेंटेज में, ठीक है। पहले ये 3.2% था, अभी 3% हो गया है। वहीं पे नॉन लाइफ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन में कोई चेंज हमें देखने को नहीं मिला है, ठीक है। पब्लिक सेक्टर की बात करें, अगर पब्लिक सेक्टर कंपनीज की यहाँ पे बात करें तो 35.81% पॉलिसीज जो है वो विमेंस को सोल्ड की गई हैं, ठीक है। बाकी अदर 64.19% जो है मेन को सोल्ड की गई हैं। प्राइवेट सेक्टर की यहीं पे बात करें तो विमेंस को 30.13% यहाँ पे जो है पॉलिसी सोल्ड की गई हैं, वेयरएस 69.85% आपका रहा था मेंस के लिए, ठीक है। नाउ कर्नाटका, केरला एंड मिजोरम ये आपके ऐसे स्टेट्स रहे हैं जहाँ पे जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो विमेंस को ज़्यादा जो है हाईएस्ट नंबर ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज जो है वो विमेन को सोल्ड की गई हैं, ठीक है। वहीं पे लद्दाख, हरियाणा एंड जम्मू एंड कश्मीर ऐसे हमारे जो है रीजन देखे गए हैं जहाँ पे लोएस्ट विमेंस के लिए ये लोएस्ट रिकॉर्ड दर्ज किया गया है यहाँ पे, ठीक है। नाउ बात कर लेते हैं IRDAI की। तो इसके चेयरपर्सन कौन है? इनका नाम है देबशीष पांडा। हेडक्वार्टर इसका आपका हैदराबाद तेलंगाना में लोकेटेड है एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1999। फाइन। नाउ नेक्स्ट इज नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज अप्रूव्ड अ $200 million US लोन फॉर उत्तराखंड क्लाइमेट रेसिलेंट पावर सिस्टम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने यहाँ पे $200 million का अप्रूवल दिया है उत्तराखंड के क्लाइमेट रेसिलेंट पावर सिस्टम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए? तो आंसर आपका यहाँ पे है ऑप्शन नंबर डी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। तो मेन एम क्या है कि यहाँ 24/7 पावर सप्लाई जो है यहाँ के रेजिडेंट को दी जाए। इसको अचीव करने के लिए ये यहाँ पे अप्रूवल दिया गया है, ठीक है। अब इसके साथ साथ नोट करना है कि जो जापान फंड फॉर प्रॉस्पर एंड रेसिडेंट एशिया एंड पैसिफिक है विच इज फाइनेंस बाय गवर्नमेंट ऑफ जापान, इन्होंने ADB के थ्रू यहाँ पे $2 million का ग्रांट प्रोवाइड करना है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। Now next is recently in December the RBI has cancelled the banking license of which among the following bank। तो इनमें से कौन सा बैंक है जिसका लाइसेंस जो है इन मंथ ऑफ दिसंबर कैंसिल किया गया था बाय द RBI? तो ये आपके यहाँ पे दो बैंक हैं। एक आपका है आदर्श महिला नगारी सहकारी बैंक जो आपका महाराष्ट्र का बैंक है, ठीक है। वहीं पे मार्यादित बोताद पीपल कॉर्पोरेटिव बैंक जो आपका गुजरात का बैंक है। इन दोनों बैंक का लाइसेंस जो है वो कैंसिल किया गया है। तो आंसर आपका हो जाएगा, आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, बोथ बी एंड सी आर करेक्ट, ठीक है। नाउ एक और चीज जो यहाँ पे नोट करनी है, जो आपका मर्यादित बोताद पीपल कॉर्पोरेटिव बैंक है इसे जो है NBFC लाइसेंस यहाँ पे ग्रांट किया गया है बाय द RBI, ठीक है।
Next is the Uttar Pradesh is set to build India's first artificial intelligence city in dash to promote AI ecosystem. तो उत्तर प्रदेश की कौन सी सिटी है जहां जिसको बनाया जा रहा है इंडिया की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। इस सिटी का नाम है लखनऊ। ठीक है, अब यहाँ पे नोडल एजेंसी कौन सी रहेगी? इट इज यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, साथ में ही यूपी गवर्नमेंट यहाँ पे प्रोवाइड कर रही है 40 एकड़ की जगह इन दी नादरगंज इंडस्ट्रियल एरिया। ठीक है, फॉर दिस प्रोजेक्ट। एंड साथ में ही फाइनेंशियल अगर इंसेंटिव की बात की जाए तो वन टाइम कैपिटल एक्सपेंडिचर सपोर्ट यहाँ पे दे रही है 25% का, विच इज अप टू 20 करोड़ रुपीज फॉर द IT पार्क एंड 100 करोड़ रुपीज फॉर द IT सिटी एंड 100% स्टैम्प ड्यूटी एग्जेप्शन एज पर द IT एंड ITES पॉलिसी 2022। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली इन जैन द डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर अमेंडेड द सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल डैश टू अलाउ फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट और पेंशनर्स टू नॉमिनेट हर चाइल्ड और अ चिल्ड्रन फॉर अ फैमिली पेंशन इन प्रेसिडेंस टू हर हस्बैंड। तो यहाँ पे एक पहले हम सिचुएशन लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है, ठीक है, ये मेल पर्सन है जिनकी गवर्नमेंट जॉब है और इन्हें पेंशन मिलती है। ठीक है, इनकी रिटायरमेंट हो गई है और इन्हें पेंशन मिलती है और इनकी जो है डेथ हो गई। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं इस पर्सन की जो है डेथ हो गई, इसके बाद जो इसकी स्पाउस होगी, ठीक है, उसको यहाँ पे पेंशन मिलती है। ये सिनेरियो आपने सुना होगा। वहीं पे अगर फीमेल जो है जॉब कर रही है उसको यहाँ पे पेंशन लगी है, ठीक है, इन दैट केस इस केस में क्या होगा, उसके हस्बैंड को जो है पेंशन दी जाएगी अगर फीमेल की डेथ हो जाती है। बट यहाँ पे जो अमेंडमेंट किया गया है, जो चेंज किया गया है, वो ये किया गया है कि विमेन यहाँ पे जो है अपने बच्चों का नाम जो है वो नॉमिनेट कर सकती है जिसको पेंशन मिले। ठीक है, तो ऐसा भी यहाँ पे हो सकता है। इन दैट केस जो नॉमिनेट किया जाएगा बच्चा, उसको यहाँ पे पेंशन दी जाएगी, ठीक है, इंस्टेड ऑफ हिज हर हस्बैंड। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है। नाउ ये जो रूल है ये आपका है 2021 का रूल। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 2021। फाइन। नाउ नेक्स्ट इज द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी नेम्ड डैश एज अ वर्ड ऑफ द ईयर 2023। तो इनमें से कौन सा वर्ड है जिसे वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा? तो आंसर आपका हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज रिस। ठीक है, कौन सा वर्ड है ये, रिस। और 2022 में जो ग्लोबिन मोड है आपका, ठीक है, ग्लोबिन मोड को वर्ड ऑफ द ईयर बनाया गया था 2022 का। नाउ इसके अलावा जो कोलिन है, कोलिन ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इन्होंने वर्ड ऑफ द ईयर बनाया है AI को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। वहीं पे कैम्ब्रिज डिक्शनरी जो है इन्होंने वर्ड ऑफ द ईयर चुना है हेल्यूसिनेट को। ठीक है, मरियम वेबस्टर की बात करें तो इन्होंने ऑथेंटिक को जो है वर्ड ऑफ द ईयर चुना है 2023 के लिए। ठीक है, now next is dash has become the first union territory in India to implement the प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। ठीक है, तो इनमें से कौन सी आपकी यूनियन टेरिटरी है जिसने इंप्लीमेंट किया है इस स्कीम को, जिसे लास्ट ईयर सितंबर मंथ में लॉन्च किया गया था? तो आंसर आपका हो जाएगा, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर ने यहाँ पे जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम, इसके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम का फर्स्ट बैच जो है 30 ट्रेनीज का, वो यहाँ पे इनॉग्रेट किया था। ठीक है, कौन सी यहाँ पे जो है कौन सी कैटेगरी में से जो है लॉन्च किया गया है, दर्जी क्राफ्ट के लिए, अंडर दी प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, विच वॉज इनॉग्रेटेड एट द इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सोफियन, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, अब यहाँ पे इस स्कीम की बात हो रही है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की, तो इसके बारे में देख लेते हैं। जैसे इस स्कीम को जो है लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ने सितंबर 2023 में। ठीक है, अब ये आपकी, हाँ, ये आपकी सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है, ये भी याद रखना है। नाउ ये जो स्कीम है इसका मेन एम क्या है, इंप्रूव करना क्वालिटी एंड रीच ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफ द आर्टिसन एंड द क्राफ्ट्स पर्सन। ठीक है, इसकी टैगलाइन इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है, सम्मान, समर्थ्य, समृद्धि। ठीक है, अब एलिजिबिलिटी यहाँ पे क्या होनी चाहिए, जो आपका बेनिफिशियरी है वो 18 ईयर्स का होना चाहिए, एटलीस्ट 18 ईयर्स। ठीक है, अब यहाँ पे कौन कौन सी कैटेगरीज जो है वो आपकी शामिल की गई हैं, 18 ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स इसमें शामिल किए हैं, कारपेंटर, बोट मेकर, ठीक है, ब्लैक स्मिथ, हैमर एंड टूल किट मेकर, ये सारी इसमें चीज़ें यहाँ पे शामिल की गई हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें लोन की, ठीक है, कोलेटरल फ्री लोन यहाँ पे आप तो 3 लाख का ले सकते हो, कंसेशनल इंटरेस्ट रेट में जो आपका 5% का है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे इंसेंटिव भी प्रोवाइड किए जाएंगे फॉर द डिजिटल ट्रांजेक्शन एंड मार्केटिंग सपोर्ट। अब यहाँ पे इन्होंने एक और टारगेट भी रखा है कि 5 साल के अंदर इनको 30 लाख फैमिलीज को कवर करना है। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 2024 से फाइनेंशियल ईयर 2028 तक। ठीक है, इसके अलावा ट्रेनिंग की यहाँ पे बात की जाए, बेसिक ट्रेनिंग जो आपकी होगी, ठीक है, बेसिक ट्रेनिंग यहाँ पे आपकी 5 से 7 दिन की होती है।
वहीं पे एडवांस ट्रेनिंग जो है ये आपके 15 से ज़्यादा दिन की हो सकती है, 15 या 15 से ज़्यादा दिन की हो सकती है। इवन यहाँ पे स्टाइफन भी दिया जाएगा इस ट्रेनिंग पीरियड में, जो आपका पर डे का 500 है, ठीक है। एंड साथ में ही यहाँ पे जो किट्स हैं, मॉडर्न किट टूल्स, वो भी यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे इन ट्रेनिंग्स को, ठीक है। Now next is the first ever United Nations International Day of a Clean Energy was globally observed on dash। तो सबसे पहला या फर्स्ट एडिशन जो है आपका इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एनर्जी का, वो कब ऑब्जर्व किया गया है? वो आपका ऑब्जर्व किया गया है 26 जनवरी 2024 को, ठीक है। आंसर आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे आपको नोट करना है 26 जनवरी जो है ये फाउंडिंग डेट भी है इरीना की, विच इज इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, ठीक है, जिसे 2009 में एस्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। Now next is, which of the following Indian naval ship is recently in January decommissioned at the Naval Dockyard विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश? तो इनमें से कौन से नेवल शिप को जो है रिसेंटली डिकमीशन किया गया है? तो इस शिप का नाम है आईएनएस निरूपक, ठीक है। आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर ए। अब जो ये आपका शिप है ये बिलोंग करता है संध्या क्लास से, ठीक है। एंड इसे, ये थर्ड शिप है आपका संध्या क्लास का, एंड इसे लॉन्च किया गया था 1981 में एट दी गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर कोलकाता वेस्ट बंगाल में आपका लोकेटेड है। अब यहाँ पे आपको नोट करना है जो ये शिप है इसे कमीशन किया गया था सर्विस में अगस्त 1985 में, ठीक है। नाउ इसी के साथ साथ रिसेंटली आईएनएस सुमित्रा भी न्यूज में था, क्योंकि आईएनएस सुमित्रा ने लॉन्च किया है 2 एंटी पायरेसी ऑपरेशंस इन दी सदर्न अरेबियन सी, ठीक है। एंड यहाँ पे एक और चीज, इन्होंने जो आईएनएस सुमित्रा है इसने रेस्क्यू किया था 2 हाईजैक्ड fishing vessel and prevented misuse of these fishing vessels for acts of piracy on the merchant vessel, ठीक है। Now next is, name the bank that has launched a super special fixed deposit scheme with a maturity period of 175 days। तो इनमें से कौन सा बैंक है जिसने यहाँ पे सुपर स्पेशल फिक्स डिपॉजिट स्कीम लॉन्च की है, ठीक है, जिसका मैच्योरिटी पीरियड आपका 175 डेज का है? तो इट वाज लॉन्च बाय द बैंक ऑफ इंडिया। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नाउ इसके साथ साथ आपको नोट करना है यहाँ पे कि जो बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है, इसने यहाँ पे इंटरेस्ट रेट क्या रखा है? 7.5% का रखा है विद फॉर द डिपॉजिट ऑफ 2 करोड़ एंड लेस देन 15 करोड़। वहीं पे सीनियर सिटीजन के लिए जो आपका परसेंटेज दिया गया है इंटरेस्ट रेट का, ये है 8%, और सुपर सीनियर सिटीजन के लिए इट इज 8.15%, ठीक है। नाउ बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो इसके करंट एमडी एंड सीईओ कौन है? रजनीश कर्नाटक। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है, एंड इसकी टैगलाइन आपकी क्या है? रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग, और 1906 में इसे जो है स्टैब्लिश किया गया था। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।